आप सबका स्वागत है हमारे ऐप पर। ठीक है, चलिए आज हम लोग खोटा निबंध के 11वें निबंध को देखने वाले हैं। ठीक है, और 11वां निबंध का शीर्षक है खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी। ठीक है, तो समझते हैं परंपरावादी क्या होता है और जनवादी क्या होता है। ठीक है, तो परंपरावादी किसको बोला जाता है? जिसमें केवल कपोल कल्पना है, केवल झूठे आदर्श हों। ठीक है, उसका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो उसको परंपरावादी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है जनवादी। जनवादी मतलब कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो उसको जनवादी बोला जाता है। ठीक है, इसमें झूठा आदर्श नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को दिखाया जाता है, तो उसको जनवादी बोला जाता है। तो खोटा लेखन जो है वो परंपरावादी नहीं है बल्कि जनवादी है। ठीक है, तो चलिए निबंध में क्या लिखा गया है उसको समझते हैं। ठीक है, इस निबंध में यह प्रश्न उभारा गया है कि साहित्य सृजन अभी के पहले तक किस रूप में होना चाहिए तथा पूरी दुनिया में साहित्य लिखने का परंपरा क्या है। मतलब इस निबंध में इस प्रश्न को उभारा गया है कि साहित्य सृजन जो अभी तक हुआ है या अभी से जो पहले हुआ है किस रूप में हुआ है और पूरी दुनिया में लिखने का क्या परंपरा रहा है इसका, उसके बारे में प्रश्न उभारा गया है। ठीक है, उसके बाद आज तक साहित्य लिखने का परंपरा रहा है कि एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श समाज, एक आदर्श जीवन दर्शन, आदर्श राज्य, आदर्श दुनिया जो एक केवल कपोल कल्पना है, अर्थात जो हमारे पास नहीं है और हो भी नहीं सकता है। ठीक है, हो भी नहीं सकता है ऐसा। ठीक है, ऐसा चीज़ को अभी तक मतलब लिखने में जो दिखाया गया है आज तक जो साहित्य लिखा गया है उसमें। ठीक है, क्या दिखाया गया है कि मतलब एक आदर्श व्यक्ति को दिखाया गया है या एक आदर्श समाज को दिखाया गया है या फिर एक आदर्श जीवन को दर्शाया गया है। ठीक है, आदर्श राज्य को कहीं कहीं दिखाया गया है, आदर्श दुनिया को भी कहीं कहीं दिखाया गया है, और जो एक कपोल मतलब सोच सोच करके लिखा गया है वो वास्तविकता से उसका कोई मतलब संबंध भी नहीं है कहीं दूर दूर तक। ठीक है, जो कि हमारे पास है ही नहीं और हो भी नहीं सकता है, ऐसी चीज़ों को कल्पना कर कर करके मतलब लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज तक राम और कृष्ण को आदर्श व्यक्ति, अयोध्या को आदर्श देश यानी राज्य और राम राज्य को आदर्श राज मानते रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम सफल रहे? नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कल्पना है और कोई वास्तविकता नहीं है, और यदि यह वास्तविकता है भी तो 36 का नाता है, मतलब बहुत वास्तविकता से बहुत दूर है मतलब। ठीक है, ये कहने का मतलब है अभी तक साहित्य की यही परंपरा रही है कि बिना कसूर या संबूक की हत्या करके उसे मानव हित में दिखाना। ठीक है, मतलब यहाँ तक ये परंपरा रहा है कि बिना कसूर का एक संबूक है उसकी हत्या करके उसको मतलब मानव हित में दिखाना। ठीक है, एकलव्य जैसे योग्य का अंगूठा काट लेना और अर्जुन को बड़ा धनुषधारी बताना। ठीक है, और इसमें क्या है कि एकलव्य जो योग्य था उसका अंगूठा काट करके और अर्जुन को मतलब पूरा योग्य धनुषधारी बनाना। ठीक है, कर्ण जैसे लोगों को षड्यंत्र में फंसाना और उनकी हत्या करके सही साबित करना। ठीक है, कर्ण जैसा एकदम क्या बोले उसको, महान धनुधर वो भी थे, महान योद्धा थे, लेकिन उसको भी क्या है षड्यंत्र में फंसा करके और उसकी हत्या कर दिया गया और उसको भी साबित मतलब सही साबित करवा दिया गया। ठीक है, आगे है शूर्पणखा जैसी सुंदरी को भी के नाक कान कटवा के क्रूप करने वाले को पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत करना अभी तक की साहित्य की परंपरा रही है। और शूर्पणखा जैसी सुंदरी को भी मतलब नाक कान कटवा के क्रूप करने वाले को पुरुषोत्तम का दर्जा दिया गया, और ये यही अभी तक की साहित्य की लिखने की परंपरा है। उसके बाद सीता के सतीत्व को अग्नि परीक्षा भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करके और उसे पांडवों के बीच मिठाई की तरह बांट कर दिखाना। साथ ही ये भी परंपरा रही है कि कृष्ण और गोपियों के बीच रासलीला का वर्णन करना और उसे उचित ठहराना साहित्य की परंपरा रही है। मतलब अभी तक का जो साहित्य का परंपरा कैसे कैसे किसको मतलब दिखाया गया है उसके बारे में मेनली इस निबंध में वर्णन किया गया है। ठीक है, सीता जैसे सतीत्व को मतलब क्या अग्नि परीक्षा देना पड़ा, और
भरी सभा में मतलब द्रौपदी का चीरहरण करके उसे पांडवों के बीच और मिठाई की तरह बांट के दिखाना। साथ ही ये भी परंपरा रहा है कि कृष्ण और गोपियों के बीच के रासलीला का वर्णन किया गया और उसे उचित भी ठहराया गया है। ठीक है, तो ये सब मतलब अभी तक के साहित्य का मतलब परंपरा रहा है। ठीक है, उसके आगे, दुनिया के सबसे बुद्धिमान और कौशल्य से परिपूर्ण तथा सुसंस्कृत, जिसके अंदर सुंदर संस्कार हो, उसको सुसंस्कृत कहा जाता है। अनार्य को बिगड़े हुए रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, मतलब अनार्य को बिगड़े हुए रूप में प्रस्तुत किया गया और आर्य को सबसे अधिक सभ्य बताने की परंपरा रही है। ठीक है, तो ये सब मतलब ये अभी तक के जो साहित्य लिखने की परंपरा है उसमें दिखाया गया। ठीक है, दुर्योधन जैसे अन्याय करने वाले के सहयोग करने वाले भीष्म को महापुरुष बताया गया है। ठीक है, और इसमें अभी तक का साहित्य में दिखाया गया कि दुर्योधन जैसे अन्याय करने वाले के सहयोग करने वाले भीष्म पितामह को भी महापुरुष बताया गया। ठीक है, पराशर जैसे लोग जो मंदोदरी का अवध शोषण किया उसे सही साबित करना, सरेआम गुरु पत्नी के साथ उसे अपनी हवस का शिकार बनाने वाले इंद्र को भी देवराज बताया गया है। ये अभी तक का मतलब साहित्य का लिखने का परंपरा है। ठीक है, किंतु अब साहित्य में बदलाव आ रहा है। अब जो है साहित्य में लिखने की परंपरा में बदलाव आ रहा है और विशेषकर मार्क्सवादी विचारधारा के आ जाने के बाद भारतीयों में ये हवा 1936 के बाद आया। 1936 में मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर जैसे लोगों के प्रयासों से भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन, जिसके पहले अध्यक्ष प्रेमचंद थे। ठीक है, मतलब अब जो है वो साहित्य की लिखने की परंपरा में बदलाव आ रहा है और विशेषकर जब मार्क्सवादी विचारधारा के आ जाने के बाद। ठीक है, और भारतीयों में ये हवा जो है ये परंपरा कब आया? 1936 के बाद आया। ठीक है, 1936 में जब मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर जैसे लोग जब प्रयास किए और भारत में एक लेखकों का संघ बना। ठीक है, प्रगतिशील लेखक का संघ बनाया गया और जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? प्रेमचंद बने थे। ठीक है, उसके बाद जोश मलिहावादी सरदार जाफरी जैसे लोग इस आंदोलन के साथ चले। ठीक है, जोश मलिहावादी और सरदार जाफरी जैसे लोग जो थे महान मतलब साहित्यकार, वो इनके साथ में चले थे। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान 1937 में विशाल भारत नामक पत्रिका में एक लेख लिखे जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे साहित्य का नायक कला के लिए नहीं है वरन कला संसार को बदलने के लिए। ठीक है, मतलब जो शिवदान सिंह चौहान है 1937 में एक विशाल भारत नाम का एक पत्रिका का मतलब लेख लिखे। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा साहित्य का नायक जो है वो कला के लिए नहीं है परंतु कला संसार को बदलने के लिए है। ठीक है, उसके बाद आगे विशाल भारत पत्रिका में ही इलाचंद्र जोशी ने एक लेख लिखा था, छायावाद की समाप्ति कैसे हुई। एक लेखक का शीर्षक था कि छायावाद की समाप्ति कैसे हुई। आगे सुमित्रानंद पंत ने लिखा कि छायावाद इसलिए अधिक दिनों तक नहीं रहा क्योंकि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी और नए विचारों का रस नहीं था। ठीक है, छायावाद की समाप्ति कैसे हुई इस पर लेख लिखा था कि इन्होंने इलाचंद्र जोशी ने। ठीक है, उसके बाद सुमित्रानंद पंत ने लिखा कि छायावाद क्यों ज़्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी और नए विचारों का उसमें रस नहीं था। ठीक है, उसके बाद निराला पंत, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ने शोषण के खिलाफ लिखा। इसके अलावे नागार्जुन, केदार, सुमन, गिरजाशंकर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद, शमशेर, महेंद्र भटनागर, नरेंद्र शर्मा, अंचल, रामविलास शर्मा जैसे साहित्यकार उभर कर आए। ठीक है, और इसके बाद मतलब ये सब जो लेखक का नाम बताएं, नागार्जुन, केदार, सुमन, गिरजाशंकर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद, रामशेर, महेंद्र भटनागर, ये सब मतलब फिर बाद में उभर कर आए साहित्यकार, ये सब साहित्यकार लोग। ठीक है, उसके बाद ऐसे समय में खोटा भाषा जैसे क्षेत्रीय भाषा की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए थे, सवाल बोकारो कमेटी ने उठाया। और ऐसे समय में जब खोटा के लिए मतलब क्या क्षेत्रीय भाषा की साहित्यिक प्रवृत्ति होना चाहिए,
इसका सवाल मतलब बोकारो खोटा कमेटी ने उठाया। ठीक है। एक विद्वान साहित्यकार का कहना था कि युग के तूफान को बांधने के लिए युगांत के छंद कम पड़ते हैं। ठीक है। और समाज में क्या हो रहा है इसका वास्तविक तस्वीर एक साहित्यकार को प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पे जवाब में आया था कि समाज में क्या हो रहा है इसका वास्तविक तस्वीर जो है वो साहित्यकार को प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है। साहित्यकार को यह भी बताना चाहिए कि इसके बाद क्या होना चाहिए, अर्थात समस्या का समाधान भी बताना चाहिए। ठीक है। साहित्यकार को अगर समाज में कुछ कमी दिख रहा है तो उस कमी को कैसे दूर हो ये भी बताना चाहिए, और क्या क्या कमी है समाज में उसको भी दिखाने का काम करना चाहिए साहित्यकार को। ठीक है। तो ये मतलब उसके बाद आगे इस तरीके से मतलब ये लेख लिखा गया है यहाँ पे खोटा निबंध के 11वें निबंध में। ठीक है। उसके बाद आगे है, खोटा साहित्य में अभी तक प्रायः हर विधा में लिखा गया है जिसका संबंध जानवादी है, जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। मतलब खोटा में अभी तक जो लिखा गया है साहित्य के सेक्शन में वो हर विधा में लिखा गया है जिसका जो संबंध है उसमें दिखता है। खोटा में जो भी लिखा गया उसमें जनवादी मतलब विचारधारा को दिखता है। ठीक है। इसमें नाटक जैसे लिखा गया है तो नाटक में उद्वासल कर्ण लिखा गया है जो लिखे हैं श्रीनिवास पानूरी। ठीक है। उसके बाद मेका मेकी ना मेट माट जो है डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। तो इस सब में मतलब जनवादी दिखता है। ठीक है। एकांकी लिखा गया है, चाबी काठी, समाज और शैव शास्त्र, कूरै कलवा, बेटी बेटवा पुतहिया, तो ये सब जो है श्रीनिवास पानूरी के द्वारा मतलब लिखा गया चाबी काठी, और समाज और शैव शास्त्र डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। फिर कूरै कलवा ये सब बीरबल महतो, बेटवा पुतैया राम टहल ओदार के द्वारा लिखा गया। फिर उपन्यास इसमें है जिंदगी टो चितरंजन महतो चित्रक द्वारा, और सैर सरगट मतलब डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा ये सब उपन्यास लिखा गया है। ठीक है। तो देख रहे हैं खोटा में मतलब हर विधा में लिखा हुआ है। ठीक है। नाटक भी लिखा हुआ है, एकांकी भी लिखा हुआ है, उपन्यास भी लिखा हुआ है। यहाँ देखिए प्रबंध काव्य भी लिखा हुआ है ना। प्रबंध काव्य में कौन कौन सा है, दामोदरिक कुरा है जो शिवनाथ परमानिक लिखे हैं। ठीक है। फिर किसानिक आर्तनाद यानी कविता संग्रह है, ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल द्वारा लिखा गया, व्याकुल इनका उपनाम है। ठीक है। तो इस तरीके से दिखता है कि खोटा जो है वो परंपरावादी नहीं है बल्कि जनवादी है। ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो लेख हैं लिखे गए हैं हर विधा में लिखा गया है, और हर विधा के लेख में दिखता है कौन सा, जनवादी दिखता है। ठीक है। तो ये इस निबंध का मतलब सार था। तो हम लोग इस निबंध को देख लिए। ठीक है। एक निबंध और बचा हुआ है वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। और इस तरह से निबंध सेक्शन जो होगा वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी देख लेंगे, है ना। ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।